नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उसकी राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। 8वीं से 17वीं शताब्दी तक की हम चर्चा करेंगे। भारत और विश्व में 8वीं से 18वीं सदी तक के 1000 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पैदा हुईं। इन नई संरचनाओं ने लोगों के सोचने और जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव डाला। इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देशों तथा इस क्षेत्र में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्यों के साथ, जिनमें रोमन और फारसी साम्राज्य भी शामिल थे, भारत के बहुत पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यूरोप में 6ठी सदी की तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था, 2 भागों में बंट चुका था। पश्चिमी भाग को, जिसकी राजधानी रोम थी, रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों ने रौंद डाला। ये कबीले अनेक खेपों में आए और पुराने रोमन साम्राज्य के इलाके को तहस नहस कर और लूटने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, जिससे वहाँ की आबादी के चरित्र और भाषा और शासन के ढर्रों में गंभीर परिवर्तन आए। आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों में से अनेक की बुनियाद स्थानीय जनता के साथ इन कबीलों के मिश्रण के कारण इसी काल में पड़ी। प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी बैज़ंतीन या कुस्तुनतुनिया में थी। इस साम्राज्य को बैज़ंतीन साम्राज्य कहा जाता था। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। इसने रोमन साम्राज्य की अनेक परंपराओं को जारी रखा, जैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र और अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन को। लेकिन धार्मिक विश्वास और कर्मकांडों में पश्चिम के कैथोलिक चर्च से, जिसका मुख्यालय रोम में था, इसके अनेक मतभेद थे। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैज़ंतीन शासकों के प्रयासों के कारण ही ईसाईयत को अपनाया। बैज़ंतीनी साम्राज्य एक विशाल और फलता फूलता साम्राज्य था, जिसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। उसने शासन और संस्कृति की जो परंपराएं पैदा की, उसमें से अनेक को बाद में अरबों ने तब अपनाया जब उन्होंने सीरिया और मिस्र को जीत लिया। बैज़ंतीनी साम्राज्य ने यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का भी काम किया और आगे चलकर पश्चिम में यूनानी ज्ञान विज्ञान के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई। आखिर 15वीं सदी के मध्य में जब कुस्तुनतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया, तो इसका पतन हो गया। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद तक पश्चिम यूरोप में बड़े नगरों का लगभग कोई पता नहीं था तथा विदेशी और घरेलू व्यापार को भारी धक्का लगा। इसका एक कारण सोने का भाव था। रोम वाले सोना अफ्रीका से पाते थे और पूर्व के साथ व्यापार के लिए उसका उपयोग करते थे। इतिहासकार एक लंबे समय से 6ठी से 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहते हैं, पर यह कृषि के प्रसार का काल भी था, जिसने 10वीं सदी के बाद नगरीय जीवन के पुनरुत्थान और विदेशी व्यापार की वृद्धि का रास्ता तैयार किया। 12वीं और 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वृद्धि, नगरों का प्रसार, इटली के पदुआ और मिलान जैसे अनेक नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना इस काल की उल्लेखनीय विशेषताएं थीं। इन विश्वविद्यालयों ने उन नए ज्ञान विज्ञान और नए विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने धीरे धीरे पुनर्जागरण को तथा एक नए यूरोप को जन्म दिया। फ्यूडलिज्म का उदय। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस नई व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से व्युत्पन्न हुआ है,
जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद FIEF होता है। इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े इलाकों पर हावी थे और शासन में भी अहम भूमिका निभाते थे। राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत जैसा ही होता था। कालांतर में राजतंत्र और मजबूत हुआ और सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया, जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे सामाजिक अराजकता की स्थिति पैदा होती थी। इसे नियंत्रित करने का एक ढंग यह था कि राजा सरदारों को अपना वैसल VASSAL वैसल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रतिनिष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाके को उनकी फीफ के रूप में मान्यता देता था। फिर ये सरदार अपने वैसल नियुक्त करते थे और अपनी फीफ में से उन्हें एक भाग देते थे। सिद्धांतों के स्तर पर राजा एक गद्दार वैसल के फीफ पर कब्जा कर सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता था। इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया और उसने हर कोशिश की कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में ना आ सके। पर यह कुलीन वर्ग कभी भी पूरी तरह बंद नहीं रहा, क्योंकि गद्दार सरदार हटाए जाते थे और नए नियुक्त किए जाते थे या उभर कर सामने आते थे। फ्यूडल व्यवस्था से दो और विशेषताएं भी जुड़ी थी। उनमें से एक विशेषता थी सर्फडम, SERFDOM सर्फडम की। सर्फ ऐसा किसान होता था जो ज़मीन जोतता बोता था, पर अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था, किसी और इलाके में नहीं बस सकता था या शादी नहीं कर सकता था। इसी से मेनर MANOR मेनर की व्यवस्था भी जुड़ी थी। मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देशों में इन मेनरों के लॉर्ड बड़े बड़े इलाकों के भी मालिक होते थे। भूमि के एक भाग की जुताई लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी में अपने सर्फों की सहायता से करता था या कराता था, और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे। सिद्धांत के स्तर पर भूमि लॉर्ड की होती थी तथा सर्फ उसे नकद या जिन्स के रूप में महसूल भी चुकाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने, न्याय प्रदान करने आदि की जिम्मेदारी भी मेनर के लॉर्ड पर होती थी। चूँकि उन दिनों काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई थी, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र किसान भी सुरक्षा के बदले मेनर के लॉर्ड का वैसल बनने को तैयार हो जाते थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सर्फडम प्रथा और मेनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म के अभिन्न अंग थे, और इसलिए जिन समाजों में इन दोनों का वजूद नहीं था उनमें फ्यूडलिज्म की बात करना गलत है। लेकिन यूरोप के सभी भागों में मेनर थे भी नहीं। यूरोप के सारे भागों में मेनर थे भी नहीं। भारत में न सर्फडम प्रथा थी न मेनर व्यवस्था, लेकिन स्थानीय भूस्वामी तत्व सामंत फ्यूडल सरदारों की अनेक शक्तियों का इस्तेमाल करते थे और किसान वर्ग उन पर निर्भर था। दूसरे शब्दों में, महत्व इसका नहीं है कि किसान औपचारिक दृष्टि से स्वतंत्र थे या नहीं थे, बल्कि इसका है कि वे किस ढंग से और किस सीमा तक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग और उपभोग कर सकते थे। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद मेनर व्यवस्था का और श्रम के रूप में महसूल चुकाने अर्थात लॉर्ड की भूमि को महसूल के रूप में मुफ्त में जोतने बोने की व्यवस्था का लोप हो गया। यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन थी। घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। वास्तव में यूरोप में घुड़सवार युद्ध कला का आरंभ मोटे तौर पर 8वीं सदी से अधिक पीछे नहीं जाता। रोमन काल में लंबे बर्छों और छोटी तलवारों से लैस बड़े छोटे पैदल दस्ते सेना के प्रमुख अंग थे। घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने के लिए किया जाता था, जिनमें हाकिम सवारी करते थे। आम विश्वास है कि युद्ध की कला अरबों के आगमन के साथ बदली।
अरबों के पास बड़ी तादाद में घोड़े थे और उनकी गति तेज और सवार के साथ बदली। उनकी तेज गति और सवार तीरंदाजों ने पैदल सेना को बड़ी सीमा तक नाकाम बनाकर रख दिया। इस नई युद्ध कला के लिए आवश्यक संगठन विकसित करने और बनाए रखने की समस्याओं ने यूरोप में सामंतवाद के विकास में मदद पहुंचाई। कोई भी राजा अपने संसाधनों के बल पर विशाल घुड़सवार सेना बनाए रखने तथा उसमें हथियारों और साज सामान से लैस करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए सेना का विकेंद्रीकरण किया गया और राजा की सहायता के लिए एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लॉर्डों को सौंपी गई थी। दो आविष्कारों के कारण घुड़सवार युद्ध लड़ाई का प्रमुख अंग या रूप बन गया। ये आविष्कार थे जो काफ़ी पहले के, मगर इनका व्यापक उपयोग इसी काल में आरंभ हुआ। पहला आविष्कार लोहे की रकाब था। लोहे की रकाब के कारण हथियारों से पूरी तरीके से लैस सैनिक को तीर चलाते समय घोड़े की पीठ से गिरने का भय नहीं रहता था। इसके कारण सवार अपने शरीर से भाले को सटाकर हमला भी कर सकता था और उसके जवाबी आघात के कारण नीचे नहीं गिरता था। इससे पहले या तो लकड़ी की रकाब का प्रयोग किया जाता था या रस्सी के एक टुकड़े का, जिसमें बस पाँव टिकाकर रखा जाता था या जा सकता था। दूसरा आविष्कार था एक नए प्रकार की जीन का, जिसके कारण घोड़ा पहले की अपेक्षा 2 गुना बोझ लेकर चल सकता था। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आविष्कार पूरब से यूरोप में पहुँचे, संभवतः चीन और कोरिया से। भारत में उनका प्रसार 10वीं सदी से शुरू हुआ। इस तरह राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक अनेक कारण यूरोप में फ्यूडलिज्म के विकास के लिए उत्तरदायी थे। 11वीं सदी के बाद जब और भी शक्तिशाली सरकारें सामने आईं, तब भी परंपरा इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि राजा फ्यूडल लॉर्डों की शक्ति को आसानी से कम नहीं कर सकता था। इतिहासकार जिसे मध्यकाल कहते हैं, उस काल में फ्यूडलिज्म के अलावा यूरोप में जीवन के ढर्रे को ईसाई चर्च ने भी निर्धारित किया। हम बेंजतीनी साम्राज्य और रूस में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका का पहले ही हवाला दे चुके हैं। पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य के अभाव में कैथोलिक चर्च ने शासन के भी कुछ कार्यभार संभाल लिए। पोप, जो कैथोलिक चर्च का प्रमुख था, एक धर्मगुरु ही नहीं रहा बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास काफ़ी कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता भी थी। पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म का काल था और जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। राजाओं और सामंत, सरदारों से मिले भूदानों और धनी सौदागरों से प्राप्त दानों के बल पर अनेक मठ और विहार स्थापित किए गए। इनमें से फ्रांसिस्किन जैसे कुछ सिलसिले ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए कार्यरत थे। अनेक मठ यात्रियों को चिकित्सा सहायता या ठहरने की जगह भी देते थे। वे शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के केंद्र का काम भी करते थे। इस प्रकार कैथोलिक चर्च ने यूरोप के सांस्कृतिक जीवन में अहम भूमिका निभाई। मगर कुछ मठ जो अत्यंत धनी हो चुके थे, फ्यूडल लॉर्डों की तरह व्यवहार करने लगे। इससे आंतरिक कलह पैदा हुआ और उन शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा जो चर्च और पोप की दुनियावी ताकत से चिढ़े हुए थे। आगे चलकर यह टकराव पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों में प्रतिबिंबित हुआ। अरब दुनिया 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। एक प्रमुख तत्व आपस में लड़ने वाले अरब कबीलों का एकीकरण था, जिसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों और गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। उसने नव स्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया।
अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से संबंधित होने का दावा करते थे। लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक रहा। उसके चरम काल में उस क्षेत्र की सभ्यता के सभी केंद्र उसमें शामिल थे, जैसे उत्तरी अफ्रीका के भाग, मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक। अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों को ही नियंत्रित नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र को भी भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। अब्बासियों ने इस क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों को जो शांति और सुरक्षा प्रदान की, वह इस क्षेत्र की जनता की खुशहाली और अब्बासी दरबार की शान व शौकत का एक महत्वपूर्ण कारण था। अरब पक्केदार सौदागर थे और इस काल में वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागरों और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की शानदार इमारतों वाले अनेक नगर उभर कर सामने आए। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर और सांस्कृतिक वातावरण का दुनिया में कोई सानी नहीं था। अरबों ने सोने की दीनारें और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गए। यह सब अफ्रीकी सोने तक अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ। अरबों ने दोहरी प्रविष्टियों वाले खातों का, उन्नत खातेदारी का और बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी बैंकिंग और ऋण व्यवस्था का आरंभ किया, जिसमें विनिमय के बीजक हुंडियाँ भी शामिल थे। इस काल के सबसे प्रमुख और मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद थे। उनके दरबार और महल की शान व शौकत तथा ज्ञान विज्ञान में प्रवीण लोगों को उनसे मिलने वाला संरक्षण अनेक कथा कहानियों के विषय बन गए। आरंभ में अरबों ने जिन प्राचीन सभ्यताओं को जीता था, उनके वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को आत्मसात करने की उन्होंने उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। प्रशासन चलाने के लिए ईसाई व यहूदी जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी, खासकर ईरानियों को, जिनमें से अनेक पारसी और बौद्ध भी। हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवादी मुसलमान थे, पर उन्होंने सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए, बशर्ते वह ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती न दे। खलीफा अल मामून ने यूनानी, बेंजातीनी, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत ज्ञान गृह की स्थापना की। खलीफों की कायम की हुई मिसाल को कुलीनों ने भी अपनाया। बहुत कम समय में विभिन्न देशों के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में उपलब्ध हो गए। यूरोपीय विद्वानों के एक समर्पित दल द्वारा हाल में किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप अरबों पर यूनानी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें अब अरब दुनिया पर चीनी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव का भी बेहतर ज्ञान है। कंपस, कागज़, छपाई, बारूद, यहाँ तक कि मामूली सी एक पहिया ठेला गाड़ी भी इस काल में चीन से अरबों के माध्यम से ही यूरोप तक पहुँची। वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो ने चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही चीन की यात्रा की थी। दुर्भाग्य से इस काल में अरब दुनिया के साथ भारत के आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों के बारे में तथा अरब दुनिया को भारत की वैज्ञानिक देन के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया। दशमलव प्रणाली, जो आधुनिक गणित का आधार है तथा जो भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, इसी काल में अरब दुनिया में पहुंची। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने इसे अरब दुनिया में लोकप्रिय बनाया। एबेलार नाम के एक भिक्षु के जरिए यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचा, जहां उसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद हुए। खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत
जिसे आर्यभट्ट ने संशोधित और परिष्कृत किया था। इन ग्रंथों में एक थी। चरक और सुश्रुत के आयुर्विज्ञान संबंधी ग्रंथों के भी अनुवाद हुए। भारतीय व्यापारी और सौदागर इराक और ईरान के बाज़ारों में जाते रहे तथा बगदाद में खलीफा के दरबार में भारतीय चिकित्सकों और उस्ताद कारीगरों का स्वागत किया जाता रहा। संस्कृत के अनेक साहित्यिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे कलील व दिम्मना पंचतंत्र, जो पश्चिम में ईसप की कथाएँ AESOP एपोस्ट्रॉफी S FABLES एसप्स फैबल्स का आधार बन गए। अरब दुनिया पर भारतीय विज्ञान और दर्शन का तथा बाद के काल में भारत पर अरब विज्ञान के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन इन दिनों जारी है। 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सके। इस काल में अरब दुनिया में ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल, खगोलिकी, प्रकाशिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। अरब भूगोल शास्त्रियों की रचनाओं और मानचित्रों ने विभिन्न विश्व संबंधी ज्ञान को उन्नत बनाया। अरबों ने खुले समुद्र में यात्रा के लिए नए साधनों के विकास में भी मदद पहुंचाई। इन साधनों का 15वीं सदी तक उपयोग होता रहा। भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों के वृत्तांत हमारे लिए जानकारी के उपयोगी स्रोत हैं। दुनिया की कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अरब दुनिया में इसी काल में स्थापित की गईं। पर यह याद दिलाना ज़रूरी है कि इनमें से अनेक उपलब्धियां अरब से बाहर खुरासान, मिस्र, स्पेन आदि के लोगों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम थीं। इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया कि इस पूरे क्षेत्र में अरबी ही साहित्य और चिंतन की भाषा थी। अरब दुनिया में विभिन्न देशों के लोग स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहे आ जा सकते थे, जहाँ चाहे काम कर सकते थे और बस सकते थे। वैज्ञानिकों और विद्वानों को प्राप्त उल्लेखनीय बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनको प्राप्त संरक्षण भी अरब विज्ञान एवं सभ्यता की उल्लेखनीय वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण थे। ईसाई चर्च के कठोर रवैये के कारण यूरोप में उन दिनों ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। भारत में भी शायद ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि इस काल में अरब वैज्ञानिकों में से शायद ही कोई भारत में आया हो। भारतीय विज्ञान के विकास की गति भी धीमी रही। अंततः इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रमों के कारण और उससे भी बढ़कर मुक्त चिंतन का गला घोटने वाले रूढ़िवाद की वृद्धि के कारण 12वीं सदी के बाद अरब ज्ञान विज्ञान का पतन होने लगा। लेकिन स्पेन में 14वीं सदी तक इसका विकास जारी रहा। अफ्रीका। अरबों ने हिंद महासागर, पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर के व्यापार के साथ अफ्रीका के घनिष्ठतर संबंध कायम किए। अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे मलिंद और जंजीबार तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमाने पर गुलामों का तथा सोने, हाथी दांत आदि का निर्यात भी शामिल था। अफ्रीका में एक काफ़ी प्राचीन शक्तिशाली इथियोपियाई का राज्य भी था, जिसमें अनेक नगर थे। इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। हबशी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे। हिंद महासागरीय व्यापार में वे बेंजातीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बेंजातीनी साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। जल और थल दोनों के रास्ते। 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति के उच्च सोपान पर पहुँच चुकी थी। तांग शासकों के अधिराजी मध्य एशिया के सिंकियांग के बहुत बड़े हिस्सों पर, जिनमें काशगर भी शामिल था, फैली हुई थी।
इस इसके कारण जिसे रेशम मार्ग कहते थे, उससे होकर स्थलीय व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, यूरोप तथा भारत को निर्यात की जाती थी। चीन में विदेशी व्यापारियों का स्वागत होता था। उनमें से अनेक अरब, फारसी, भारतीय समुद्री मार्ग से दक्षिण चीन में आए और कैंटन में बस गए। 9वीं सदी के मध्य से तांग साम्राज्य का पतन हुआ और 10वीं सदी में उसे सुंग राजवंश ने विस्थापित कर दिया। सुंग राजवंश लगभग 300 वर्षों तक चीन पर शासन करता रहा। आरंभिक सुंग काल, विशेषकर 11वीं सदी का काल, चीन में अत्यधिक आर्थिक प्रसार का काल था। इसी काल के दौरान बाद में अनेक यूरोपीय आविष्कारों के आद्य रूप सामने आए। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और श्रीलंका के साथ चीन का समुद्री मार्ग व्यापार भी बढ़ा। आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। उन्होंने चीन में मौत और तबाही का तांडव किया, लेकिन अपने घोर अनुशासित और गतिशील घुड़सवार दस्तों के बल पर मंगोल पहली बार एक शासन के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण चीन का एकीकरण करने में सफल रहे। कुछ समय तक उन्होंने टोंकिन उत्तर वियतनाम और अनाम दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में रखा। उत्तर में उन्होंने कोरिया को रौंद डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासकों में सबसे अधिक विख्यात कुबलाई खान के दरबार में रहा था। उसने इस दरबार का एक जीता जागता चित्र खींचा है। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा। इस तरह संसार के विभिन्न भाग पहले से करीब आ रहे थे और उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहे थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को कुछ चीनी शासकों की विस्तारवाद मुहिम का सामना करना पड़ा। तब तक चीन ने एक मजबूत नौसेना तैयार कर ली थी, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य अधिकतर स्वतंत्र ही रहे। इस क्षेत्र में इस काल में पनपने वाले दो शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य थे। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा और उसने श्रीविजय साम्राज्य को काफ़ी हद तक विस्थापित कर दिया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग, सियाम को आधुनिक थाईलैंड कहते थे, उसके कुछ भाग शामिल थे और तेज से तेज चलने वाली नौका भी 2 साल में इस विशाल साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकती थी। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उनका वर्चस्व था। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी शक्तिशाली नौसेना थी। पल्लव नौसेना विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। दक्षिण पूर्व के देशों और चीन के साथ समुद्री व्यापार इतना महत्वपूर्ण हो चला था कि 10वीं सदी में एक चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री रास्तों को खोला रखा जा सके तथा व्यापार के नए अवसरों की तलाश की जा सके। ईसवी संवत के आरंभिक सदियों में, बल्कि उससे पहले भी, इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी पलेमबंग जाते थे, जो सुमात्रा में स्थित था। पलेमबंग और भी पहले से संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। इस काल में राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुदुर मंदिर है, जो बुद्ध को समर्पित है। यह एक मुकम्मल पहाड़ी है जिससे तराश कर 9 मंजिलें निकाली गई हैं और सबसे ऊपर एक स्तूप है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों के दर्शन इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाए गए हैं तथा ये साहित्य, लोक कला, कठपुतली के खेलों और आदि के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। शैलेंद्र शासक को
ज़बाग का महाराज भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है स्वर्ण भूमि। कंबुज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम दक्षिण वियतनाम में फैला हुआ था। उसने फूनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को स्थापित किया था, जिसका इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा तथा उसने सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था। कंबोडिया में अंकोर थोम के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जा सकता है। मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी में आरंभ हुआ। उसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहाँ एक नया मंदिर बनवाता रहा और इस तरह 3.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ 200 से अधिक मंदिर बन गए। इनमें से अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इनमें 3 किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं, जिनमें देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियाँ तथा कुशलता से तराशी गई ऐसी पट्टिकाएँ हैं जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित हैं। 1860 में एक फ्रांसीसी द्वारा की गई खोज के पहले तक बाहरी दुनिया इमारतों के इस पूरे समूह को पूरी तरह भूल चुकी थी और वह अधिकतर जंगलों से ढक चुका था। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर निर्माण का काल 10वीं से 12वीं सदी तक तीव्रतम गति से चला, जो भारत में भी मंदिर निर्माण का सबसे शानदार काल था। मलय प्रायद्वीप के तक्कल बंदरगाह से स्थल के रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन गए। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और दक्षिण चीन में अनेक ब्राह्मण और आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बस गए। बौद्ध धर्म चीन से चलकर कोरिया और जापान में पहुंचा। भारतीय भिक्षु कोरिया में गए और वहां उन्होंने एक कोरियाई लिपि के विकास को भी प्रभावित किया, जो भारतीय लिपि से मिलती जुलती थी। कालांतर में भारत में तो बौद्ध धर्म का ह्रास हो ही गया, पर दक्षिण पूर्व एशिया में वह फूलता फूलता रहा। वास्तव में वहाँ बौद्ध धर्म ने हिंदू देवी देवताओं को आत्मसात किया, यहाँ तक कि उसने हिंदू मंदिरों को भी अपना लिया। यह उस समय भारत में हो रही घटनाओं का उल्टा था। इस तरह पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ तथा मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत, चीन और बाहरी दुनिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों के लिए सेतु का काम किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हुए भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित की, जो उच्च स्तर की थी। अरब व्यापारी, जो पहले दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे, अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद और भी सक्रिय हो उठे। लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारी और धर्मोपदेशकों को विस्थापित नहीं किया। आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को मुसलमान बनाने का भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस तरह एक उल्लेखनीय सीमा तक धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता तथा विभिन्न संस्कृतियों का मिलन इन देशों की विशेषताएं थी और उनमें ये विशेषताएं आज तक बाकी हैं। सुमात्रा, जावा और मलाया ने इस्लाम को धीरे धीरे अपनाया। भारत में इस्लाम की स्थिति के मजबूत होने के बाद ही दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। भारत और इन देशों के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत, बर्मा और मलाया में अंग्रेज़ों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपना पैर जमा लिया।